चेयरमैन के ओहदे तक पहुँचे, ये सारा प्रोसेस कितनी आपके इस संस्था की जो क्रॉस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ 35-40 के बाद पूरे हल्के शर्की में एक आप छतर की यूनियन कौंसिल है कि आपने अपना बाकायदा एक दफ्तर का सेटअप किया। सरदार इलियास चुगताई साहब छतर नंबर 2 की एक बड़ी शख्सियत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका एक दरीना ताल्लुक था और जमात ने सरदार इलियास के बारे में मैं ये भी कहूँगा कि असल जो कारकुन है ना जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सकलैन पीर पंजाली पहाड़ी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की मेरी इस नशिस्त के मेहमान हैं यूनियन कौंसिल छतर नंबर 2 के चेयरमैन सरदार हलीम साहब और उनके साथ मेंबर मौजूद हैं चौधरी रशीद साहब। हम अपने दो अज़्ज़ज़ मेहमानों को अपनी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सरदार हलीम साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सकलैन साहब, मैं आपका एहसान ममनून हूँ कि आपने हमें यहाँ पे सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। तो हलीम साहब, एक मुख्तसर क्वेश्चन आपसे पहले यही करूँगा कि अपनी थोड़ी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ के बारे में बता दें कि आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब से किया? मैंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ 1983 में किया, जब मैं बाग डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट गया। वहाँ मैंने अपनी सियासी इस एक्टिविटी का आगाज़ सरदार मीरपुर साहब और सरदार मुश्ताक मीर साहब ने मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल किया और वहाँ से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। मौजूदा जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 2022 को, यहाँ पर आप इलेक्ट हुए, उसके बाद आप चेयरमैन के ओहदे तक पहुँचे। ये सारा प्रोसेस कितनी आपके इस दौरानिए के अंदर कितनी मुश्किलात पेश आई और कैसे आपने इन सारे मराहिल से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे, कैसा ये आपका तजर्बा रहा? मैं इस पर यह कहूँगा कि ये एक ख़ासा आप समझ सकते हैं कि ये ख़ासा मुश्किल प्रोसेस था कि जो क्रॉस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 35-40 साल का मेरा सियासी करियर रहा। उसमें ये जो हालिया इलेक्शन हुए हमारे, ये 31 साल की बड़ी जदोजहद के बाद हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने में अपना अहम रोल अदा किया और उसका गो कि उन्हें खासा नुकसान भी हुआ, खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मैं अल्लाह के हज़ूर उनके लिए दुआगो भी हूँ कि उन्होंने ये 30-31 साल से जो एक बहुत बड़ी महरूमी थी हमारे देहातों में, इलाकों में, उसको उन्होंने ख़त्म किया और ये ज़ाती दिलचस्पी लेके ये बल्दियाती निज़ाम को उन्होंने यहाँ पे ऑन किया। तो मैं ज़ाती जो आपने सवाल किया कि कितनी मुश्किलात, तो मुश्किलात का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा वक्त आपको चाहिए होगा, लेकिन मैंने कोशिश की और मुझे एक बात के ऊपर मेरा कामल यकीन हुआ कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। मुझे सियासत में इतना अरसा गुजरने के बावजूद इस हद तक मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा की गई, मुश्किलात ऑब्स्टिकल पैदा किए गए कि मैं सरदार मीरपुर खान साहब के साथ 35 साल चलने के बावजूद भी ऐसे कुछ हालात बने कि उनकी जमात का मैं टिकट क्लेम करने के काबिल नहीं था, बल्कि मैंने आज़ाद कि सरदार मीरपुर साहब की, चूँकि मुझे बासियत कारकुन उनसे ज़्यादा लगाव था, तो मैंने यही रास्ता चुना कि उनकी इज़्ज़त को अपनी वार्ड में बचाने के लिए मुझे आज़ाद कैंडिडेट खड़ा होना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वार्ड के अपर गेला के लोगों ने मेरे साथ जिस जानफशानी से, जिस हमदर्दी से मेरा साथ दिया, मेरी नस्लें उनके लिए एहसानमंद रहेंगी कि बिला तखसीस लोगों ने मेरा साथ दिया। और बिला तखसीस से मुराद ये है कि वो लोग कि जो सियासी तौर पे मेरे साथ नहीं चल रहे थे, लेकिन जब मैंने सियासत में कदम रखा तो उन्होंने मुझे तरजीह दी और मेरे शाना बिशाना मेरे बाजू बने। तो उस पर मैं अपने लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जब मेरी वार्ड से मेरी कामयाबी हो गई लोकल कौंसिल की, फिर जब मैं चेयरमैन की दौड़ में गया तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद सरदार मीरपुर साहब ने मुझ पर शफ़क़त का हाथ रखा। जब उनके पास मेरे गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन गए, उन्होंने जाके मुझे चेयरमैन प्रपोज़ किया। बिलखसूस मैं अगर यहाँ पे नाम ना लूँ, SP रिटायर सैयद आरिफ शाह साहब का, उनके दीगर बरादरान का और महल्ले के दीगर कमाल सारे जितने लोग मेरे वोटर थे, उन्होंने जब मुझे चेयरमैन नामज़द किया तो वहाँ पे सरदार मीरपुर साहब ने मेरी पूरी यूनियन कौंसिल के जितने मेम्बरान थे उन सबको एतमाद में लेकर मुझे यहाँ तक कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। उसके लिए मैं अपने तमाम मेम्बरान का, वाइस चेयरमैन हमारे डॉक्टर इकबाल चुगताई साहब हैं और इसी तरह मेंबर मेरे साथ ये अभी बैठे हुए हैं चौधरी रशीद साहब ढाक से, इसी तरह चौधरी अल्ताफ़ साहब हैं हमारे माजर कैंप से, और दीगर जो हमारे 2 मखसूस नशिस्तों से वोटर आए उन्होंने भी मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिला मुकाबला यूनियन कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि जो हल्का शर्की की यूनियन कौंसिल है, 9 यूनियन कौंसिल हैं, और जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक
पूरे हल्के शर्की में एक आप 76 की यूनियन कौंसिल है कि आपने अपना बाकायदा एक दफ्तर का सेटअप किया, लोगों के मसाइलों के लिए एक जगह मुहैया की, लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए आपने खुद अपनी जेब से खर्चा किया, हुकूमत की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं की गई। इस बारे में लोग अवाम बाला तक आप क्या रहे? मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की कि मैं जब अल्लाह ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की तो मैंने ये कोशिश की कि मेरी यूनियन कौंसिल के लोगों को, बावजूद इसके कि ये 31-32 साल जंग के बाद ये बलदियाती निज़ाम कायम हुआ, तो इनको बैठने के लिए कहीं इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, मैंने ये ज़ाती कोशिश की। मेरे साथियों ने इसमें मेरा साथ दिया, बिलखसूस मेरे जो मेम्बरान मैंने आपसे गिने इन सबसे मैंने राय ली, तो सब ने यही कहा कि जी इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैंने ये दफ्तर जब रखा तो ये बल्कि इसका जो किराया, ये आज भी मेरे ये जो मेंबर हैं इन्होंने कहा कि जी इस किराए के अंदर हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। फर्नीचर वगैरह और दीगर ये मामला मैंने अपनी जेब से किए, और जो जहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट का छोटा बड़ा जो सिस्टम होता है, जो हमारे लोग यूनियन कौंसिल यहाँ पे आते हैं, जो वास्ते तौफीक हम उनको चाय के वक्त चाय दे सकें, खाने के वक्त खाना। और ये मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई 10 रुपये तक का किसी किस्म का कोई अंदिया, कोई हौसला अफजाई तक नहीं हुई है। उसके बावजूद हमने ये कोशिश की है, जैसे आपने बात की कि दफ्तर की, मैं चूँकि आज से तकरीबन 3 माह कबल मैंने पूरे हल्का शर्की के चेयरमैनों से फर्दर मीटिंगें की। उनको मैंने यही कहा कि भाई हम अपने अपने दफातर कायम करें, जब तक गवर्नमेंट का कोई मामला होते हम अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों के हकूक़ के लिए कहीं बैठने की जगह तो तैयार करें, मसाइल तो लोगों के सुने के, लोगों के मसाइल हैं क्या क्या। गो कि हमारा जो बलदियाती निज़ाम है इसमें हमारे अंदर का यही होता था कि छोटे छोटे जो मसाइल लोगों के होते थे, गाँव की सतह तक वाटर सप्लाई स्कीम का मामला होते थे, कहीं कोई रास्ता था, किसी जितनी छोटे लेवल के काम बलदियाती नुमाइंदे करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो सिस्टम नहीं हुआ, तो हमने कोई 8-9 नकात के ऊपर मुश्तमिल एक तहरीरी किताब चाहिए, मैंने ये आपको मैं अभी आप दूंगा भी, इस पर आप बल्कि सैर असल ये आप ऑनलाइन लोगों के सामने भी लाएँ कि हमने कहा कि बजाय इसके कि हम इस इंतजार में रहें कि हमें बलदियाती निज़ाम से ऊपर से कुछ चीज़ मिलेगी तो लोगों को मटेरियल करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामला हैं कि जो लोकल सतह पे हमारे गांव में बगैर हम हुकूमती फ़ंड के भी बहुत सारी बुराइयों के ऊपर काबू पा सकते हैं। उसके लिए हमने ये किया है कि पहली हमने ये कोशिश की है कि वार्ड की सतह पर हम कमेटियाँ बनाएँ और उसमें बिला तखसीस वार्ड के सब उन लोगों को शामिल करें कि जो लोग मसर हों, जो इन नकात के ऊपर अमल दरामद करवा सकें। उसमें वो तफसीर, चूँकि मैं अगर पढ़ूंगा तो वक्त आपका ज़ाया होगा, वो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तफसीरी व मेरे सारे नकायत मीडिया पे बजाते खुद ऑन एयर आप उसको कर दें कि लोगों को उसका पता चल जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। और अभी भी मैं ये भी आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं अभी भी कोशिश है हमारी पुरअमन तौर पर कि हमारा जो हक है, हमारा नंटी के जो अख्तियारात है वो हमें दिए जाएँ, और जब तक वो मामले होते हैं हम इंशाअल्लाह आराम से बैठेंगे नहीं, हम अदालतों तक भी हमें जाना पड़े तो अपने हक़ों के लिए, लोगों के हक़ों के लिए जाएंगे। और इसके अलावा हट के भी हम ये कोशिश करेंगे कि बेशुमार ऐसे डोनर्स मुल्क के अंदर मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं, कि हम उन्हें जो है ना ऑन एयर भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यूनियन कौंसिल के अंदर हमारे सेटअप के थ्रू वो अपने काम बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इससे भी हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को रिजल्ट देंगे अल्लाह ने अगर चाहा तो हम अपनी काबज से, अपनी मेहनत से अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर बहुत कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात दे सकें। ये जो यूसी 76 नंबर 2 है, इसके अंदर 6 वार्डें हैं और कुछ वार्डें इस तरह, कुछ इलाके इस तरह हैं कि वहाँ पर रोड की सहूलत नहीं है, काफ़ी मुश्किलात हैं, यानी कि पसमंदा हालत है। इसमें बिलखुसूस पद्धर की जो सूरत हाल है, इस तरह डाक वार्ड है, चन्ना, वहाँ पर रोड नहीं है। आपकी पहली तरजीहात कौन सी वार्ड होगी कि वहाँ पर आप लोगों को उनके मसाइल हल कर सकें? मैं इस पर ये गुजारिश करूँगा आपसे कि जो हमने इससे पहले जो वर्किंग की थी, जो हमने डिटेल ली अपनी यूनियन कौंसिल की, उसमें हमारी ये 2-3 वार्डें बहुत ज़्यादा इतनी इफेक्टिव हैं। उनमें नंबर 1 पे हमारा ये माजर कैंप है। जो लोग कलमा को हैं सारे लोग कि यहाँ पे वो लोग आए हुए हैं, 25-30 साल का अरसे से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उनके ऐसे मसाइल हैं कि यकीन करें कि उनके एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए रास्ता कोई नहीं है, उनके ड्रेनेज का सिस्टम इंतहाई नाक़िस है। सबसे पहले हमारी ये जहन में ये बात थी कि कोई अल्लाह करे कि हमारा ये सेटअप, जिस तरह तनवीर साहब ने ये हमारा सेटअप ऑन किया था, मेरी ज़ाती जहन में ये ख्वाहिश थी कि हम अपने मिनिस्टर साहब के थ्रू वज़ीर-ए-आज़म साहब को वहाँ पे लाएँ, उनके वो मसाइल उनके सामने रखें। उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा जो मसला है हमारे इन देहातों में, डाक वार्ड के अंदर हमारी ये सिचुएशन है कि एक पदर वार्ड हमारी, जहाँ पे मीलों लोग आटा कंधों पे उठा के लेके जाते हैं। फिर पानी के मसाइल हमारी डाक में, इसी तरह चन्ना में, हमारे गैला में, अपर गैला में, ख़ास 76 में, यानी आप ये कह सकते हैं कि 30 से 40% लोगों को पानी मिलता है, 50 से 60% लोग हमारे वो पानी से महरूम हैं। ये हमारी तरजीहात थी कि अगर अल्लाह करे कि कहीं से हमारा कोई इस तरह का सिस्टम, हमारा जिस तरीके से हमने इलेक्शन लड़ा था या जो बलदियाती निज़ाम पहले था, वो अख्तियारात हमें मिलते तो हम ये बिल्कुल मरहला वाइज इन लोगों के ये मसाइल हल करते। अनफॉर्चुनेटली अगर अभी तक वो नहीं हुआ, लेकिन अब भी मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने खैर की, कोई और बड़ा बहरान ना आया, तो ये सारे मामला हम तरजीह बुनियादों पे इसको हम सॉल्व करेंगे। और बिलखसूस पदर की जो रोड है, मैं अभी भी ये बात आपकी तवज्जो से, बल्कि आपने वज़ीर हुकूमत सरदार मेरे को सबसे भी ये गुजारिश करूँगा, वो ज़ाती तौर पर भी उनकी बड़ी दिलचस्पी डाक वालों के साथ है। और ये हमारे नुमाइंदे हैं चौधरी रशीद साहब, इनके साथ उनके बराह रास्त ही बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन इस वक्त हमारे यूनियन कौंसिल में अगर किसी वार्ड में जाने के लिए सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत पेश आती है तो वो हमारा ये पदर का एरिया है।
کہ جہاں جانے کے لیے پھر چلنا ہے. اسی طرح خاص چھتر کے اندر ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ جن کو ہم ترجیح بنیادوں پر انشاءاللہ حل کرنے کا ایک پلان رکھتے ہیں. اگلا کوشچن، یہ جو آپ نے ایک چند نکاتی ایک ایجنڈا پیش کیا یونین کورس 76 نمبر 2 کے لوگوں کے لیے، ان کی اساسی ہے، ان کی آسانی کے لیے، اس میں یہ آپ نے ایجنڈا پیش کیا غیر سیاسی ہے، اور اس ایجنڈے کے ذریعے آپ یونین کونسل 76 نمبر 2 کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ کیونکہ سیاست یہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، 75-80 سال ہو گئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے، ہر آدمی نے کوشش کی کہ گاؤں کی اجتماعی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ہم رزلٹ نکالیں، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح خاطر خواہ اس میں کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ جو 9-10 نکات ہم نے لکھے ہیں، اس میں بلا تخصیص میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک وارڈ لیول پہ لوگ آپس میں متحد نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کسی قسم کی کوئی بات کہیں پہ بھی اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. تو میری یہ گزارش یونین کونسل 76 کے ہر عام و خاص سے ہے، جو ذی شعور ہے یہ جو ہمارا منشور ہے اس کو پڑھے، اس کے اندر وہ دیکھے کہ کیا آیا کسی قسم کی کوئی اس میں سیاسی انوالومنٹ ہے یا کسی قسم کی کسی کو نیچا دیکھنے کے لیے یا کوئی اپنے سٹار بڑھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہر غریب، ہر امیر، ہر یعنی چھوٹے اور بڑے کے لیے ایک مساوی ہم نے یہ 10 نکات نکالے ہیں کہ تاکہ آنے والے اس دور کے اندر مہنگائی کا عالم آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو شادیوں کے اندر ہمارے بے تحاشا اخراجات ہوتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے. خوشی اور غمی دونوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل کریں کہ یہ لوگ افورڈ کر سکیں، ہر امیر اور غریب اس کو افورڈ کر سکے. میرے پاس اگر وسائل ہیں میں 50 ڈشیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرا پڑوسی اگر اس کی انکم نہیں ہے تو جب وہ میرے گھر میں آ کے 10 ڈشیں کھائے گا تو کل وہ قرضہ لے کے وہ 10 ڈشیں بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے میں خلاف ہوں. میں گزارش کروں گا آپ یونین کونسل کے تمام لوگوں سے کہ خدا را آئیں مل بیٹھ کے اس معاملے کو ان 10 نکات کو سیاست میں نہ لے جائیں. یہ گاؤں کے فلاح کے لیے یونین کونسل کے مفاد میں آپ سارے لوگ یکجا ہوں کہ لوگوں کے اوپر سے ہم یہ جو اوور برڈن معاملات ہیں ان کو کم سے کم کر سکیں. ایک چھوٹا سا کوشچن، آپ کی ایک بہت بڑی پوری زندگی میں آپ کس لیڈرشپ سے سب سے زیادہ متاثر، کوئی پسندیدہ آپ کا لیڈر پورے کشمیر میں؟ پورے کشمیر میں جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کی کہ میں نے ابتدائی جو رکنیت لی وہ مسلم کانفرنس کی تھی، اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم کو اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کی سیاسی بصیرت سے میں بہت زیادہ یعنی ان کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. وہ زیادہ مانوس تھا، وہ جو بات کہتے تھے دو ٹوک کرتے تھے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ضلع کے اندر میرا قائد سردار میرے کو خان رہے ہیں، ساری زندگی میں نے ان کے ساتھ سیاست کی ہے. ماسوائے ایک آدھ دفعہ کے کہ کچھ ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں کہ جب آدمی کہیں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اسٹوٹ کی زندگی کا ایک الیکشن میں نے میرے کو صاحب کے وہ بھی ان کے گوشت گزار کر کے کہ جب میرے کزن تھے شیخ مقصود صاحب سیاست میں آئے تو میں نے میرے کو صاحب کو کہا کہ ان کا میرا ڈبل رشتہ ہے تو میں اب آپ کے ساتھ اس الیکشن میں نہیں رہوں گا. تو اس کے بعد میں میرے کو سب سے متاثر ہونا چاہیے کہ انتہائی شریف ہیں، ہر دکھ درد میں وہ پہنچتے ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ جاتے ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کے چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہو تو وہاں سردار میرے کو صاحب پہنچتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی لیکن وہ پیدل چل کے اپنے لوگوں کو اپنے کارکنوں تک پہنچتے ہیں. تو یہ چیز ان کی میرے دل میں زیادہ عزت اور زیادہ احترام کے. آپ سے ایک لاسٹ کوشچن، سردار الیاس چغتائی صاحب 76 نمبر 2 کی ایک بڑی شخصیت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا ایک درینہ تعلق تھا اور جماعت نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کچھ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تاثرات بیان کر دیں. سردار الیاس صاحب کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ سیاسی ایک لمبا سفر ہمارا رہا ہے، وہ واحد آدمی تھا کہ جو اس 76 کے مقام پہ ایک جینیئن کارکن تھا اور اس کی رواداری بہت پازیٹیو تھی. اس نے سیاست میں ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی دیگر جماعت کے آدمی کے ساتھ بھول جانی، اس سے بدغلامی نہیں کی. وہ عزت احترام کا اتنا وہ تھا کہ ہر آدمی کو جو اس کی ڈیو رسپیکٹ تھی وہ اس کو ڈیو رسپیکٹ دیتا تھا. اور سردار الیاس کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ اصل جو کارکن ہے نا جی، اصل کارکن کی شناخت وہ اس الیاس خان کا ماضی دیکھ لیں جو اس سے پوری زندگی گزاری. مرتے وقت تک وہ ہمارا پیپل پارٹی نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن سردار الیاس چغتائی نے کبھی بھی کسی جس کے ساتھ وہ چلا ہے نا اس کے خلاف کبھی اس سے بات نہیں کی ہے، مخلص ہو کے اور بالکل نہنگ ہو گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا وہ عزیز تھا اسٹریٹ پوسٹ زندگی اس نے یہاں پہ گزاری ہے، لیکن کبھی بھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی اس سیاسی کارکن میں یہ کمی ہے. تو میں اس کو اس کی آخرت کے لیے بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. پیپل پارٹی والوں نے جو اس کے ساتھ کیا میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ کسی جماعت کو یہ توفیق نہ دے کہ اتنے جینیئن کارکن کے ساتھ یہ رویہ کیا جائے جو اس کے ساتھ ہوا. میں مدد بھی چاہوں گا، کسی کی دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ ایک جینیئن کارکن تھا، مرتے وقت تک مرا ہے. اس کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں لیکن کبھی اس نے اپنے منہ سے کسی کے خلاف کوئی اوپن بات نہیں کی ہے. تو یہ ایک بڑے میں کہتا ہوں کہ کارکن کی ایک شان اور عزت کی بات ہوتی ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے بہت کچھ سہ کے بھی وہ اس کو برداشت کرتا ہے، عام پبلک پلیس پہ آ کے کسی کی مخالفت وہ نہیں کرتا. تو یہ اس کے اندر بڑی خوبی تھی.
سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. چودھری رشید صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا یونین کونسل چھتر کی جتنی بھی عوام ہے کہ یہ جو انہوں نے کہات پر مشتمل ہے اس کو فالو کریں اور مخلص ہو کر اپنے چیئرمین کے ساتھ مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کریں اور اپنے اس یونین کونسل کے اندر منافرت کو نہ پھیلائیں، نفرت کو نہ پھیلائیں، بلکہ مثبت سوچ کر لے کر آگے بڑھیں. اور یونین کونسل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں اور اپنے مسائل کو چیئرمین صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں. اسی کے ساتھ اب آپ کا میزبان ناظرین ثقلین پیر پنجالی پہاڑی آپ سے اجازت چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.